हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। सबसे पहले तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि कुछ बातें तो हमें समझ में नहीं आई, ठीक है जी। तो उन पूरी प्लेलिस्ट का लिंक तो ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भले ही आप चैनल में जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूँ कि लॉ ऑफ टॉट्स की सीरीज़ भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वो भी जाकर चेक कर लीजिएगा। मोर ओवर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोगों को इंस्टाग्राम का यूजर नेम मेरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में तो ऑफकोर्स पूछ ही सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप वहां पे पूछते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रह जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिडरेशन। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन कि क्या है। देखिए, कंसिडरेशन वर्ड हमने कहाँ पे सुना? जब भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करी अपने पिछले लेक्चर्स में, तो वहाँ पर हमने देखा कि सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें होनी चाहिए जो एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। इसेंशियल्स के बारे में बताता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा कि ये इसेंशियल्स में से एक इसेंशियल था दैट देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर मैं आप लोगों को अगेन बता दूं कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। कंसिडरेशन का मतलब है जी कि बदले में क्या हमें कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से कोई बैग बाय करते हैं, कॉलेज बैग बाय करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप मेरे से वो 800 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का वो बाय कर रहे हैं, आपको वो बैग मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए वो बैग कंसिडरेशन, और बैग के बदले में मुझे वो जो 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं मेरे लिए वो कंसिडरेशन है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर आपके लिए वो जो आप मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपके लिए वो एंटरटेनमेंट ही आपकी वो कंसिडरेशन है, ठीक है जी। और जो आप मतलब जो आपने वहाँ पे किया है टिकट के लिए, मूवी में एंटर करने के लिए, हॉल में एंटर करने के लिए, वो जो टिकट के पैसे हैं, वो जिनका भी मूवी हॉल है, पूरा थिएटर हॉल है, उनके लिए वो पैसे कंसिडरेशन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि कंसिडरेशन क्या है, यानी कि बदले में बेसिकली आप लोगों को क्या मिल रहा है। तो ये थी इनकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कंसिडरेशन की। अभी हम आगे बात करते हैं। तो आगे ये बात है कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज क्विड प्रो क्यो, ठीक है। इसे क्विड प्रो क्यो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब अगेन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी आगे जो सेक्शन 25 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये भी बात कह देता है। देखिए, सेक्शन 10 ने तो ये बात कही कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है, लेकिन सेक्शन 25 क्लियरली क्या बोलता है कि नो कंसिडरेशन। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है हमारा सेक्शन 25। इसके साथ साथ ही सेक्शन 25 एक और बात क्लियर कर दे रहा है। वो कौन सी बात है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि अगर किसी मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वो है ही नहीं है। लेकिन सेक्शन 25 ये भी कह रहे हैं कि अगर एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, उसे माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 25। लेकिन हम जब भी कोई भी अपने लॉ में कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस सेक्शन के रिलेटेड कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। इस सेक्शन से रिलेटेड आगे जो एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में बात करें तो काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं, तो वो इसके सेक्शन का सबसेक्शंस आगे बताते हैं। यानी कि सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 बताता है कि इसकी सबसे पहली एक्सेप्शन ये है, प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब ये एक ऐसा केस है जहां पर प्रॉमिस भी हो रहा है, एग्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पर सेक्शन 25 अप्लाई नहीं होता? तो दूसरी एक्सेप्शन ये है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के केस में भी कंसिडरेशन नहीं होती है। कंसिडरेशन नहीं भी होती फिर भी उस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है, ठीक है। और इसकी एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अब टाइम बार्ड डेट क्या होता है तो अभी आपको छोटे से मैं बता दूं ब्रीफली। तो इसका मतलब है कि जो पैसे हमारे मर चुके हैं, जो हमें वापस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनके चांस नहीं है मिलने के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम बार्ड डेट। तो यहाँ पर भी इसे हम सभी पॉइंट्स को आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं गिफ्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सारे कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर सेक्शन 25 अप्लाई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं भी होती, नो कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको आगे डिटेल में।
तो पहला तो है हमारा प्रॉमिस ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। देखिए, जब भी प्रॉमिस किसी ऐसे रिलेशन के लिए के फेवर में किया गया है जिसके साथ कि हमारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है, इवन दो उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हमें ये कहती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये 4 रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी हैं? पहली तो ये कि दोनों पार्टीज़ में क्लोज रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर सपोज कीजिए कि मेरी मदर मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रही है, मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी मुझे मेरी मदर गिफ्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हम दोनों में एक क्लोज रिलेशन भी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, और वो मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हैं। भले ही मैं उनको उसके बदले में कुछ नहीं दे रही, लेकिन वो मुझे गिफ्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हमारे में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है जी। मतलब कंसिडरेशन नहीं भी मिल रही उन्हें, फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है ये कहाँ पे अप्लाई होगी? जब दोनों पार्टीज में पहली बात तो क्लोज रिलेशन है, ठीक है, दूसरी बात ये रिटर्न फॉर्म में भी है, तीसरी बात ये रजिस्टर्ड भी है, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये वॉलंटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वॉलंटरी होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अपनी मदर को जबरदस्ती कह रही हूँ कि चलो जी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, ठीक है, तो वो वॉलंटरी नहीं है। भले ही हम दोनों में क्लोज रिलेशन है, भले ही वो रिटर्न फॉर्म में भी हो, रजिस्टर्ड भी हो, लेकिन वो वॉलंटरी नहीं है, वो फोर्सली मैं करवा रही हूँ उनसे, तो इसलिए वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में तभी वैलिड होगा जब ये 4 बातें जरूरी वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो अभी ध्यान, तो मतलब कि जहां पर ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो वहां पर ये वाला सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसकी एग्जांपल भी हम आगे लास्ट में देखेंगे एक केस के थ्रू, ठीक है, तो उससे आपको ये और भी ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है हमारा पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में, ठीक है। सो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब बेसिकली क्या है? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर किसी ने हमारे लिए कोई काम करा है, मेरी नॉलेज में नहीं है लेकिन मेरे लिए काम करा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी कि उस पर्सन ने वॉलंटरीली अपनी मर्जी से मेरे लिए कोई काम करा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और उसके लिए मैं उसे कुछ ना कुछ दे दूं तो वो इसकी एक्सेप्शन में गिना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मतलब मेरा कोई पर्स खो गया है, ठीक है, और किसी ने मुझे वो पर्स मुझे ढूंढ के वापस लौटाया है, ढूंढने में मेरी मदद करी है, हालांकि मुझे नहीं भी पता, फिर भी वो पर्सन ढूंढ रहा है और उसने मुझे पर्स, या फिर उसे मिल गया और उसने मुझे आके वो मेरा पर्स लौटाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं उसके खुश हो जाती हूँ और मैं उसे इसी खुशी में 1000 रुपीज़ उसे देती हूँ। तो यहाँ पर उसने वॉलंटरीली वो काम किया, मेरा पर्स ढूंढा, मैंने तो उसे नहीं कहा जबरदस्ती कि तुम मेरा पर्स ढूंढो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है। तो उसने वॉलंटरीली वो काम किया है और मैं उसे वो पैसे दे रही हूँ, ठीक है। भले ही मैंने उसको वो काम करने के लिए नहीं कहा था, मैं अगर उसको वो पैसे दे रही हूँ फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्योंकि उसने मेरे लिए वो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज करी हैं। लेकिन उसके लिए ये 2 सिचुएशंस, ये वही सिचुएशंस में आता है जहाँ पर ये 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट ये कि सर्विस उसने वॉलंटरीली करी हो, मैंने उसे ज़बरदस्ती ना कहा हो कि मेरा पर्स ढूंढ के दो, ठीक है। तो दूसरी बात ये, मुझे पता भी ना हो कि वो मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया, ठीक है। और ये सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 इस पॉइंट के बारे में बात करता है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है, तो इसके हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट जी, ये जो 2021 है ना, ये यहाँ पर आना था, ठीक है, तो ये वहाँ पे गलती से चला गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में दे लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि किसी ने मेरे से 2016 में पैसे लिए, ठीक है, और 2017 में उसने मुझे वो पैसे वापस करने से मना कर दिया। सो 2016 में तो उसने यहाँ पर मेरे से पैसे मांगे, उधार मांगा, मैंने उसे दे दिया, लेकिन 2017 में उसने मुझे पैसे वापस करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। अभी आगे क्या होगा? अभी आगे होगा ये कि मैं अभी उस पर अगर केस फाइल करूं तो लॉ के अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर सिर्फ अगले जिस दिन से उसने मना किया है उस ईयर से लेके, उस दिन से लेके अगले 3 साल तक, ये 3 साल यानी 2017 से लेके 2018 तक 1 साल, ठीक है, 2018 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके 2020 तक, यहाँ तक अगले 3 साल तक ये मैं यहाँ तक केस फाइल कर सकती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ ये 3 साल तक, लेकिन जब इसके बाद अगर मैं कोर्ट के पास जाऊं और कहूं कि इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे वापस रिटर्न नहीं करे, तो कोर्ट कहेगा कि सॉरी, इट इज टाइम बार्ड डेट। अभी आपका केस करने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है। भले ही कोर्ट को पता है कि उसने मुझे पैसे देने हैं और मैं सही हूं, मैं बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी कोर्ट मुझे यही कहेगा कि सॉरी, इट्स अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली एक पर्सन जब भी ऐसे पैसे देने से मना कर दे तो हम उसके ऊपर केस सिर्फ अगले आने वाले 3 साल तक ही कर सकते हैं, जिस दिन से उसने मना किया है उसके आगे 3 साल तक। अभी ये जो टाइम बार्ड हो चुका है ना डेट, उस टाइम पर हम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम आगे चलते हैं ग्रेच्युटर्स बेलमेंट के टॉपिक पे ऊपर। ग्रेच्युटर्स बेलमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर बेलमेंट की बात करें ना, तो बेलमेंट का मतलब होता है किसी को अपनी चीज देनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि अगर हमारा मतलब बेलमेंट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, वो मेरे से मेरी कार ले जाती है और फिर थोड़ा सा अपना काम करके मार्केट में घूम के जो भी उसका काम था मुझे मेरी कार रिटर्न कर रही है। तो वहां पर ये क्या है, जब भी मैंने उसको दी तो वो क्या हो गई? बेलमेंट हो गई। ठीक है, वहां पर जो पर्सन दे रहा है उसे हम कहेंगे बेलर और जो पर्सन ले रहा है उसे हम कहेंगे बेली। ठीक है, तो अगर मेरी फ्रेंड मेरे से ये कार लेके गई, यानी मैंने अगर कार की बेलमेंट कर दी उसे, तो मैं बेलर हो गई और वो क्या हो गई? बेली। ठीक है, सो दिस इज बेलमेंट। ठीक है, अभी हम आगे बात करें तो ये बेलमेंट जो है ये 2 तरीके से हो सकती है। मान लीजिए कि अगर वो मेरे से कार लेके जा रही है मेरी, तो वो मैं उससे पैसे भी लूँ कि हाँ अभी तुम मुझे पैसे भी दो कि तुम मेरी इतनी देर के लिए कार लेके गई हो, रेंट भी दो। ठीक है, तो वो मेरे लिए हो जाएगी कंसिडरेशन। ठीक है, तो अगर मैं उससे कंसिडरेशन लूँ तो एक बात हो सकती है, अगर मैं उससे कुछ भी ना लूं तो दूसरी बात हो सकती है। सो बेलमेंट 2 तरीकों से हो सकती है, विद कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो जो विद कंसिडरेशन होती है, जहां पर मैं उससे पैसे लूंगी, उससे उसका रेंट लूंगी, तो उसे हम कहेंगे नॉन ग्रेच्युटर्स बेलमेंट। ठीक है, और जहां पर मैं उससे रेंट नहीं लूंगी, विदाउट कंसिडरेशन लूंगी, उसे हम कहेंगे ग्रेच्युटर्स बेलमेंट। ठीक है जी, तो आई होप समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं उससे पैसे नहीं लूंगी तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? मैं अगर उससे पैसे नहीं ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, फिर भी वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हमारे पास अगला पॉइंट गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट का तो आप लोगों को पता ही है कि मान लीजिए कि आपने मुझे कोई गिफ्ट भेजा है और मैंने जस्ट उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसे हम वैलिड माना जाएगा, इस एग्रीमेंट को। ठीक है, इसे वॉइड नहीं माना जाएगा, भले ही इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो सेक्शन में बात करी गई है, आगे मैं आपको जस्ट और बता रही हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास 6 नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये भी एक एक्सेप्शन हो सकती है। मान लीजिए आप ऐसे ही और भी बहुत सारी एक्सेप्शन सोच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ये हमारे पास 3 पर्सन है, एक है हमारे पास प्रिंसिपल, एक है हमारे पास एजेंट और एक है हमारे पास थर्ड पार्टी। मान लीजिए अभी आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट डील करता है थर्ड पार्टी से, है ना? आप लोगों को पता है ना, प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट थर्ड पार्टी से डील करता है। तो मान लीजिए कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं क्या हो गई? प्रिंसिपल। ठीक है, और मेरी कोई फ्रेंड है, वो एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, और वो जिससे प्रॉपर्टी मुझे खरीद के देगी वो क्या हो जाएगी? थर्ड पार्टी। ठीक है, तो एजेंट जो है आप लोगों को पता ही है, वैसे तो अपने चार्जेस लेता है। ठीक है, क्योंकि वो मिडल मैन होता है, वो चार्जेस लेगा मेरे से भी, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर्टी दिलवा रहा है। लेकिन अगर जो एजेंट है वो मुझे जान पहचान में है, हम दोनों में कोई अच्छा रिलेशन है और वो मुझसे वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो कंसिडरेशन मुझसे नहीं ले रहा है। तो इवन दो वो मुझसे कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी और एग्जांपल भी सोच सकते हैं जो कि इस केस की एक्सेप्शन हो सकती है। कोई भी और का मतलब कोई भी ऐसे ही और नहीं, मतलब ऐसे रिलेशन से रिलेटेड कि कोई भी ऐसे 2 केसेस हो सकते हैं जहां पे रिलेशन हो सकता है। सो इस रिलेशन से रिलेटेड आप कुछ भी ऐसे जहाँ पर कोई पर्सन हमारे से चार्ज नहीं करता तो वो इसकी एक्सेप्शन हो सकती है। अभी हम देखेंगे इसका एक इम्पॉर्टेंट केस, जिससे कि आपको ये एक्सेप्शंस और भी अच्छे से समझ आने वाली हैं। और ये केस है हमारे पास राजलक्की डब्बे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है कि हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, और उन दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने के बारे में सोच लिया है। और अपनी वाइफ को अलग करने के लिए हस्बैंड ने
हस्बैंड ने एक मतलब एक डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर करवा दिया है जहाँ पर उसने लिखा है कि हाँ तुम मेरे से अलग रह लो, उसके बदले में मैं तुम्हें इतनी अमाउंट देता रहूँगा तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और वो जो वाइफ है वो मान जाती है और वो अलग रहने लग जाती है, लेकिन बाद में हस्बैंड उसे देने से मना कर देता है। अब जब हस्बैंड मना कर देता है तो ऑफकोर्स वाइफ उसके ऊपर करती है केस, और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है जी जो डॉक्यूमेंट, वो कहती है कि देखिए जी इसने मुझे पैसे देने के लिए ये रिटर्न में लिख कर भी दिया है, ये फिर भी मुझे नहीं दे रहा है। तो कोर्ट कहती है कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बारे में तो नहीं है। देखिए 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट जो थी प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जो एक्सेप्शन, तो वहां पर जो 4 पॉइंट्स बताए थे वो थे कि दोनों पार्टीज में क्लोज रिलेशन होना चाहिए। इस केस में दोनों पार्टीज में क्लोज रिलेशन भी है क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ हैं। रिटर्न फॉर्म में भी उसने लिख के दिया है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और उसने रजिस्टर्ड भी करवाया है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसने वॉलंटरीली नहीं किया है, उसने उससे अपनी वाइफ से पीछा छुड़वाने के लिए किया है। सो इसलिए जो वाइफ है वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती है। सो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट केस। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और डियर अगर समझ आ गया तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ना, तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाएगी यार। तो चलिए अभी मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।